नमस्कार दोस्तों। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक जो ऑनलाइन पेपर हुए थे उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन शिफ्ट वाइज डिटेल में आप देखने जा रहे हैं, जिसमें आज 28 दिसंबर शिफ्ट के सीडीपी पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बचपन से वयस्क की बात की जा रही है। ठीक है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? तो वयस्क एडल्ट कब माना जाता है? 18 साल के एज में माना जाता है। तो यहाँ पर आपको देखना यह है कि चारों विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा अवस्था है जिसमें बच्चा 18 साल क्रॉस करेगा। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में तो क्रॉस नहीं करेगा, माध्यमिक में भी नहीं करेगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी नहीं करेगा। लेकिन अगर बात करें किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था का जो एज होता है वो 12+ होता है और इसी में बच्चा वयस्कता को मतलब उसमें परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 किशोरावस्था यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो भी मैं आंसर बताऊंगा वो पूरी तरीके से सर्टिफाइड होगा, जो ऑफिशियल आंसर की है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? ध्यान से देखिएगा, किसके लिए स्थूल गामक कौशल? देखिए, दो प्रकार के गामक कौशल होते हैं, जिसमें पहला होता है सूक्ष्म गामक कौशल और दूसरा होता है स्थूल गामक कौशल। अब सीटेट में जब ये पेपर में प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें आपको कंपैरिजन करके बताना होता है। जैसे कि अगर मैं सुई में धागा डालूं तो मेरी बॉडी में बहुत कम मूवमेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी उंगलियां मूव करेंगी धागे को आगे ले जाने के लिए और इतना ही केवल मूवमेंट होगा। लेकिन अगर मैं दौड़ूं तो मेरा पूरा बॉडी में मूवमेंट होगा। यानी कि जब आपकी बॉडी में ज़्यादा मूवमेंट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्थूल गामक कौशल। यानी कि जब ज़्यादा आपका बॉडी सक्रिय रहेगा, जब ज़्यादा बॉडी आपका मूवमेंट होगा तो वो स्थूल बोला जाएगा, और जब कम से कम मूवमेंट होगा तो वो सूक्ष्म बोला जाएगा। अब 4 विकल्प दिए गए हैं, हमसे स्थूल पूछा गया है, यानी चारों विकल्प में वो वाला विकल्प हमें चुनना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी का मूवमेंट होगा। ठीक है, चलिए, पहले विकल्प में दिया गया ब्रश से पेपर को पेंटिंग करना, तो इसमें केवल आपकी हाथ मूवमेंट करेगी। ठीक है, पेंटिंग करने के दौरान। तो आगे आपका कंपैरिजन करके देखिए, दूसरा दिया गया पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, इसमें भी केवल हाथ के माध्यम से आप पेपर को काट सकते हैं और चिपका सकते हैं। सुई में धागा डालना, ये तो बहुत कम मूवमेंट है। और चलना और दौड़ना, देखिए ये तीनों जो थे, इसकी कंपैरिजन में चौथे विकल्प में बॉडी का मूवमेंट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर स्थूल गामक कौशल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, समाजीकरण की प्रथम संस्था है। देखिए, समाजीकरण बच्चे कहाँ से सीखते हैं? पहली बार बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है तो सबसे पहले परिवार के संपर्क में आता है, तो प्रथम संस्था क्या हो जाएगी? परिवार हो जाएगा। बाकी स्कूल तो वो बाद में जाता है, जब वो 3 साल का होगा तब जाकर के वो प्री प्राइमरी में जाएगा, तो ये होगा नहीं। दोस्त भी वो बाद में बनाता है, सबसे पहले माता पिता के संपर्क में आता है, यानी परिवार के संपर्क में आता है, तो दोस्त भी नहीं होगा। मीडिया तो बहुत बाद में आता है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यह मान्यता की भौतिक वस्तुएं जैसे कि गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है? तो देखिए, ये सभी चीज़ें जो भौतिक वस्तुएं, गुड़िया हो गया, कार हो गया, ये निर्जीव वस्तुएं हैं। और बच्चे जब खिलौने से खेल रहे होते हैं तो उनको ये लगता है कि उनके खिलौने में भी जान है, इसीलिए आप देखेंगे छोटे बच्चे जो होते हैं वो गुड़ियों को नहला रहे होते हैं, कार से कहते हैं कि हट जाओ नहीं तो मेरा कार तुम्हें कुचल देगा, और कार को भी वो कभी कभी खाना खिलाने जैसी एक्टिविटी करते हैं। यानी बच्चों को ये लगता है कि उनकी खिलौने जो हैं, जो कि निर्जीव है, उसमें भी जीवन है, ये बच्चे मानते हैं, और इसी को बोलते हैं जीववादी सोच। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती। ध्यान से समझिएगा, 4 साल की रिया है जो क्या करती है कि मान लीजिए एक इस प्रकार से चौड़ा बर्तन है और एक इस प्रकार से पतला लेकिन लंबा बर्तन है, तो वो समान मात्रा में पानी डालती है और एक ही समय में पानी डालते समय उसकी चौड़ाई और ऊंचाई पर ध्यान नहीं रख पाती है। तो वो क्या प्रॉपर्टी शो कर रही है? वो केंद्रीयता को शो कर रही है। यानी कि केंद्रीयता का मतलब ये होता है कि एक समय में किसी वस्तु विशेष के केवल एक ही प्रॉपर्टी पर ध्यान दे पाना ही केंद्रीयता कहलाता है। यानी कि ये केंद्रीयता, सेंट्रेशन की प्रॉपर्टी बच्ची शो कर रही है। आगे देखिए, कारण क्या बताया जा रहा है? जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। ठीक है, हमें सही विकल्प का चयन करना है। देखिए,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी एज के हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो 0 से 2 साल उन्होंने क्या बताया था, संवेदी पेशीय अवस्था। उसके बाद से 2 से 7 साल उन्होंने क्या बताया था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपके प्रश्न में दिया गया है। और बच्ची कितने साल की है, 4 साल की है। यानी ये दूसरा स्टेटमेंट कारण जो है वो तो बिल्कुल सही हो गया कि वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगी, कि जब 4 साल है तो इसी वाले रेंज में आएगी, और ये वाला रेंज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का है, यानी कि ये सही है। और देखिए पहला जो है, जब बच्ची 4 साल की है यानी पूर्व संख्यात्मक अवस्था में, तो जाहिर सी बात है उसमें केंद्रीयता होगी, यानी सेंट्रेशन होगा, और इस वजह से वो केवल एक ही प्रॉपर्टी पर ध्यान केंद्रित कर पा रही है, यानी ये भी सही है। अब ये वाला सही है क्यों, क्योंकि इसका रीजन ये है, यही आपको विकल्प में ढूंढना है। देखिए ए और आर दोनों सही है, और आर जो है, जो रीजन है, ये जो है वो सही व्याख्या करता है ए की, यानी बच्ची केवल एक प्रॉपर्टी पर क्यों ध्यान दे पा रही है, क्योंकि वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। देखिए जहां पर भी आपको मदद दिख जाए तुरंत आपको लेव वाइगोस्की को ध्यान देना है, क्योंकि लेव वाइगोस्की ने 2 प्रकार से मदद करने की बात कही थी। एक तो शुरुआती मदद जिसे पाड़ या फिर स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, और बीच में जो संकेतों के माध्यम से मदद दी जाती है उसे उन्होंने क्या बोला था, उसे उन्होंने बोला था जेडपीडी बोला था। तो मदद की जहां तक बात आएगी तुरंत आपको लेव वाइगोस्की याद करना है, और लेव वाइगोस्की के 2 महत्वपूर्ण टर्म स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए पहले ही विकल्प में आपको स्कैफोल्डिंग दिख रहा है, पार्ट दिख रहा है, तो यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। बाकी पुनर्बलन होगा नहीं, अनुबंधन होगा नहीं, संज्ञानात्मक द्वंद्व होगा नहीं, क्योंकि संज्ञानात्मक द्वंद्व जो है वो जीन पियाजे का टर्म है। ठीक है, एक ही विकल्प बचा पार्ट यानी स्कैफोल्डिंग, इसका सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। तो वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था। यानी उन्होंने ये बताया था कि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करके ही सीखते हैं। अब इंटरेक्शन जब बच्चा करेगा, अंतःक्रिया करेगा दूसरे से, तो जाहिर सी बात है उसकी मदद लेगा, यानी सहयोगात्मक अधिगम यहां पर हो जाएगा। कैसे, उन्होंने एक टर्म दिया था MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कोई भी एक ऐसा पर्सन जो आपके एज से कम भी हो सकता है, आपके बराबर भी हो सकता है, आपसे ज़्यादा एज में भी हो सकता है। अगर आपसे थोड़ा भी बहुत भी वो ज़्यादा जानता है तो वो आपके लिए MKO का कार्य करेगा, यानी आपके ज्ञान में वृद्धि कर पाएगा। अब मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अगर थोड़ा बहुत भी कुछ सीख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपके लेवल से थोड़ा सा ही सही लेकिन ऊपर हूँ, तभी मैं यहाँ पर आपके लिए एक MKO का काम कर रहा हूँ। देखिए इस बात को आप गलत डायरेक्शन में मत ले जाइएगा, मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। यानी कि जो भी व्यक्ति आपके ज्ञान में थोड़ा बहुत भी अगर वृद्धि करता है तो वो आपके लिए MKO का काम करेगा। ठीक है, और MKO क्या करते हैं, वो सहयोगात्मक अधिगम करते हैं, यानी दूसरे की मदद करते हुए सीख रहे होते हैं। यही आपको ध्यान में रखना है। देखिए क्रिया प्रसूत टर्म किसका है, ये स्किनर का है, तो तुरंत आपको काट देना है, क्योंकि प्रश्न वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया है। रटंत तो हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि NCF 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रटने से ज्यादा आपके क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देने की बात करता है, तो ये हमेशा निगेटिव होगा। कहीं पर भी आपको दिख जाए निष्क्रिय शब्द हमेशा निगेटिव होगा, जहां पर भी आपको दिख जाए वो हमेशा कट कर देना है। ठीक है, एक ही विकल्प बचा सहयोगात्मक अधिगम यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग। ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर बच्चे में जो नैतिकता आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, दूसरों की वजह से आ रही है। तो ये किस चरण में होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, कोहलबर्ग ने 3 चरण बताए थे, पहला पूर्व परंपरागत चरण, दूसरा परंपरागत, और तीसरा पश्च परंपरागत, जिसे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। अब देखिए पहला विकल्प जो दिया गया पूर्व संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक ये जीन पियाजे का टर्म है, प्रश्न हमसे कोहलबर्ग के अनुसार पूछा गया, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, पूर्व परंपरागत चरण में क्या होता है कि बच्चों में नैतिकता होती ही नहीं है, तो ये तो उत्तर हो नहीं सकता। एक ही विकल्प बचा परंपरागत चरण, और पश्च परंपरागत चरण में दूसरों से नहीं बल्कि बच्चा इतना सक्रिय हो जाता है या फिर अपने इतना मैच्योर हो जाता है कि वह अपनी नैतिकता खुद तय करता है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता है या फिर किसी से प्रभावित नहीं होता है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, देखिए परंपरागत चरण, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, यानी कि कन्वेंशनल लेवल। इसमें क्या होता है, इसके 2 उपचरण जो होते हैं, पहला होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, जिसमें मान लीजिए कि समाज में 2 बच्चे हैं, एक ही मोहल्ले के 2 बच्चे हैं, एक बच्चे का दूसरे की तुलना में ज़्यादा नंबर आ गया, तो जिसका कम नंबर आया है उसके पिता के द्वारा या फिर मोहल्ले के लोगों के द्वारा उसको ये कहा जाता है कि देखो वो लड़का कितना पढ़ने में तेज है, कितना अच्छा नंबर लाया है। तो इससे क्या होता है कि उस बच्चे के मन में जो कम नंबर लाया है उसके मन में ये लगता है कि जो दूसरे बच्चे जो ज़्यादा नंबर लाया उसकी तारीफ हो रही है, तो वो उसकी तुलना करने लगता है, यानी कि उसी की तरह बनने की कोशिश करने लगता है। यानी कि उसमें नैतिकता कैसे आई, उसमें नैतिकता दूसरे को देख करके आई, यही हमसे पूछा जा रहा था। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक
प्रगतिशील कक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? तो देखिए, आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? शिक्षा का उच्चतम उद्देश्य यह है कि हम अपने व्यवहार में उस चीज़ को परिलक्षित कर पाएं। अब मान लीजिए कोई एक बच्चा 100% नंबर पा लिया, परीक्षा में अच्छे अंक पा लिया, लेकिन घर पर जाकर के माता पिता का सम्मान नहीं कर रहा है, तो क्या उसको शिक्षित माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। यानी परीक्षा केंद्रित हमारी शिक्षा नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए जिसे हम अपने व्यवहार में परिलक्षित कर पाएं। दूसरा देखिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, तो ये भी गलत है। तीसरा देखिए, शिक्षक केंद्रित होती है, ये भी गलत है। एक ही विकल्प बचा, विद्यार्थी केंद्रित यानी बाल केंद्रित, लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? ध्यान से समझिएगा। अगर मैं किसी को परामर्श देता हूं तो जाहिर सी बात है दूसरों की प्रॉब्लम को समझूंगा तभी तो दे पाऊंगा, और दूसरों की प्रॉब्लम को समझना ये किसमें होता है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था। इंटरपर्सनल यानी कि इसे हम लोग अंतर्वैयक्तिक बोलते हैं, यानी कि दूसरे लोगों की भावनाओं को समझ करके उस पर सलाह देना, इसी को तो परामर्शदाता बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं पारस्परिक अंतर्वैयक्तिक। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों के संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक जहां तक संभव हो बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 5 साल की वैशाली ने अपनी मां से कहा, मां मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माता ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? ध्यान से समझिएगा। अमित जो कि एक लड़का है वो फुटबॉल से खेल रहा है, और वैशाली जो कि एक लड़की है उसकी माता उसके लिए फुटबॉल ना दिला करके उसके लिए गुड़िया लाने की बात कर रही है, क्योंकि फुटबॉल से केवल लड़के खेल सकते हैं उसकी माता के अनुसार। तो ये क्या दिखाता है? ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दिखाता है, यानी लिंग के आधार पर बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये हमारे समाज में पहले से व्याप्त है। जैसे कि लड़कियों के लिए वेशभूषा कौन तय करता है? समाज तय करता है। ये पहले से कोई भगवान ने तय थोड़ी किया कि लड़की है तो फ्रॉक पहनेगी, लड़का है तो शर्ट पैंट पहनेगा, ये तो समाज ने तय किया ना। तो ऐसी कोई भी धारणा जो समाज के द्वारा चली आ रही है लिंग के आधार पर, उसे लैंगिक रूढ़िवादिता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों में नामीकरण यानी कि नॉमिनेशन और उन्हें बांटना, यानी कि अलग अलग ग्रुप में किसी भी आधार पर, चाहे उनकी योग्यता के आधार पर या फिर किसी भी प्रकार से बच्चों में बंटवारा, ये क्या होगा? ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, ये निगेटिव प्रश्न है, क्योंकि बच्चों को बांटने की बात कभी भी नहीं किया जाता है। आज हम लोग अगर बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, तो वो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। समावेशी शिक्षा यानी कि सबको साथ लेकर के चलना है। किसी भी योग्यता के आधार पर बच्चे को कोई भी अलगाव या फिर बांटने वाली चीज हमेशा निगेटिव होंगी। ठीक है, तो हमें उत्तर कौन सा ढूंढना होगा? निगेटिव वाला विकल्प हमारा उत्तर होगा। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं, बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो ये तो निगेटिव हो गया। मान लीजिए कोई शारीरिक रूप से विकलांग बच्चा है और विकलांगता के आधार पर अगर बच्चों को बंटवारा किया जाता है तो ये तो सीधे तौर पर उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा ना। और ये विकल्प कह रहा था कि उसके कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा, तो ये तो एक तरीके से गलत हो गया। उसके बाद से तीसरा देखिए, सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है। तो ये गलत है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। सभी बच्चे की जरूरत अलग अलग हो सकती है। कोई शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसके लिए जरूरत क्या है कि जो विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो स्टेयर्स ना होकर के स्लोप वाली हो, ताकि वो व्हील चेयर के माध्यम से उस पर जा सके। इसके अलावा जब बच्चे को अधिगम प्रक्रिया कराया जाएगा तो उसमें भी उसकी जरूरत को ध्यान में रखना होगा। मान लीजिए कोई श्रवण बाधित है तो उसके लिए कुछ विजुअल क्लिप्स दिखाने होंगे, ताकि बच्चा सुन तो नहीं सकता लेकिन कम से कम विजुअल क्लिप्स को देख करके वो उससे कोरिलेट कर पाए। तो कहा यह जा रहा है कि सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है। लेकिन क्या इसके लिए सभी बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर अलग अलग बांटने की आवश्यकता है? नहीं आवश्यकता है, क्योंकि समावेशी कक्षा यह कहता है कि चाहे बच्चों की जरूरत कोई भी हो, आपको सबको साथ लेकर के चलना है, उनको बांटने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यह विकल्प गलत हो गया। पहला विकल्प देखिए, अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा और सुसाधित करेगा, तो यह भी विकल्प गलत है। एक ही विकल्प बचा, बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सतत और समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? जब बच्चे को कोई भी अधिगम प्रक्रिया कराई जा रही है तो उसी दौरान उस बच्चे का मूल्यांकन हो, ताकि उस पर आधारित जब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा तो बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर उसका लगातार मूल्यांकन नहीं होगा तो मान लीजिए वो कॉन्सेप्ट बच्चे में डाउट रह गया और अगला कॉन्सेप्ट जो कि उसी पर डिपेंडेंट है, अगर
वो बच्चे को समझाया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें भी बच्चे को डाउट रहेगा। इसीलिए पढ़ाई के दौरान ही बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए। यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कहती है कि अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, इसके क्या मायने हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन मैंने क्या बताया, ये जब बच्चे को अधिगम प्रक्रिया कराई जा रही है उसी दौरान मूल्यांकन होना चाहिए, साल के अंत में नहीं किया जाता है। साल के अंत में जो मूल्यांकन होता है उसे हम लोग समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, यानी कि उसे क्या बोला जाता है, योगात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। और जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो रचनात्मक मूल्यांकन के तौर पर देखा जाता है। तो ये चौथा गलत हो गया। तीसरा देखिए, केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों में प्रदर्शन का मूल्यांकन, केवल एकमात्र एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड अगर किसी भी विकल्प में आपको दिख जाए तुरंत आपको काट देना अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया तो। पहले विकल्प में देखिए, विद्यार्थियों को एक दूसरे से तुलना करना। देखिए, किसी भी बच्चे का दूसरे से तुलना संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं। मान लीजिए कोई शारीरिक गतिविधि करना है, उसी कक्षा में एक शारीरिक विकलांग बालक भी है और उसी कक्षा में एक बिल्कुल नेचुरल बॉडी वाला बालक है, तो आप कैसे एक विकलांग बालक का दूसरे नॉर्मल बच्चे से तुलना कर सकते हैं? जब कोई शारीरिक गतिविधि की जाएगी तो जाहिर सी बात है विकलांग बच्चा तो कर नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बच्चा योग्य नहीं है, उसमें वो शारीरिक अक्षमता है, इस वजह से हम उसका तुलना नहीं कर सकते। तो यहां पर कभी भी तुलना नहीं किया जाता है, ये हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, एक ही विकल्प बचा, बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन से सभी पहलुओं को शामिल करना, ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। क्यों? समग्र मूल्यांकन, यानी कि बच्चे के सर्वांगीण मूल्यांकन की बात कर रहा है। सर्वांगीण मूल्यांकन में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी होगा, संज्ञानात्मक विकास भी होगा, बच्चे की शारीरिक विकास भी होगा। ये सभी विकासों को उसमें महत्वपूर्ण रोल एक तरीके से अदा करना होगा, यानी कि सभी पक्षों को लेकर के चलना होगा। यही हमसे बोला जा रहा है कि बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलू, देखिए सभी पहलुओं को शामिल करना। ऑप्शन नंबर 2 एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? जांच करने वाले प्रश्न क्या होते हैं? जैसे कि अगर कोई कॉन्सेप्ट मैं एज ए टीचर बच्चों को बता रहा हूं तो उस कॉन्सेप्ट को बच्चे समझ पा रहे हैं यानी, ये जांचने के लिए मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये बच्चे के सतत और व्यापक मूल्यांकन का हिस्सा हो सकता है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के दौरान, उस अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही बच्चे का मैं मूल्यांकन कर रहा हूं प्रश्न के माध्यम से, तो ये क्या होगा, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, यानी रचनात्मक मूल्यांकन होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर देखिए, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। पहला विकल्प देखिए, योगात्मक मूल्यांकन दिया गया, यानी समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या होता है? वो साल के अंत में होता है, जबकि यहां पर क्या कहा जा रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बीच में ही बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये साल के अंत में नहीं हो रहा है, ये प्रश्न साल के अंत वाला नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। मानकीकृत मूल्यांकन भी नहीं होगा, संदर्भ मानक संदर्भित मूल्यांकन भी नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, रचनात्मक मूल्यांकन सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होती है? समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होती है? चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। खास जरूरतों वाली बच्चों की विशेषज्ञ के पास भेजना और सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। कोई भी ऐसा विकल्प जो कि बच्चे में बंटवारा करने की बात करे या फिर उनमें अलगाव की बात करे, वो हमेशा निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि समावेशी कक्षा सबको साथ लेकर के चलने की बात करता है, ना कि अलगाव करने की, तो ये गलत हो गया। तीसरा देखिए, बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर पहचानना और उनका पृथक्करण करना। तो कोई भी विकल्प जो बच्चों में बंटवारा करेगा, अलगाव करे, वो हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि समावेशी कक्षा सबको साथ लेकर के चलने की बात करता है। केवल एकमात्र एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, जो भी विकल्प में आपको दिख जाए ऐसे शब्द, वो हमेशा निगेटिव होते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो आगे आपको विकल्प पढ़ना नहीं है, ये तुरंत गलत हो गया। केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, तो ये गलत हो गया, क्योंकि इससे आप अन्य विद्यार्थियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, यानी कक्षा समावेशी नहीं है। एक ही विकल्प बचा, बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना, ये सबसे ज्यादा जरूरत है। अब देखिए, जब सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलेंगे तो सबकी जरूरत अलग अलग है। कोई श्रवण बाधित हो सकता है, तो उसकी जरूरतों को आप ध्यान में रखेंगे तभी तो उसका अधिगम हो पाएगा। मान लीजिए आप मौखिक तरीके से केवल पढ़ा रहे हैं, अब उसकी जरूरतों को ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, तो होगा क्या कि बच्चा एक तो सुन नहीं सकता है, तो वो आपकी बातों को मौखिक तरीके से सुन करके समझ नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसकी जरूरतों को आपने समझ लिया और आप जान गए कि वो सुन नहीं सकता लेकिन देख सकता है, तो आप क्या करेंगे कि जो चीज भी बोल रहे हैं अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो चीजों को देख करके समझ पाए, या फिर ब्लैक बोर्ड पर लिख करके दिखाएंगे, या फिर कुछ चीजें विजुअल क्लिप्स के माध्यम से दिखाएंगे, ताकि बच्चा उसको देख करके समझ पाए। यही बोला जा रहा है कि उसकी जरूरतों का पता लगाना और उसका ख्याल रखना। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। विविध समूह यानी अलग अलग समूह से आए हुए बालक हैं, कोई आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता है, कोई सामाजिक रूप से पिछड़ा हो सकता है। तो ऐसे सभी बच्चों को जब एक साथ कक्षा में लेकर के चलेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी एज ए टीचर हमें। अब हमें क्या करना चाहिए ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया हर विद्यार्थी को स्वीकारना और सम्मान देना। ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इंक्लूसिव जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूजन जो होता है उसमें क्या होता है, सभी बच्चों को एक्सेप्ट किया जाता है और सबको साथ लेकर के चलना होता है, यानी पहला विकल्प पॉजिटिव हो गया। दूसरा देखिए, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, ये विकल्प निगेटिव है। अब देखिए जाहिर सी बात है जब बच्चा सांस्कृतिक तौर पर पिछड़ा होगा, हो सकता है आर्थिक तौर पर पिछड़ा हो सकता है सामाजिक तौर पर पिछड़ा हो, तो आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर वो उसके संस्कृति का पार्ट हो सकता है। जैसे संस्कृति का मतलब क्या होगा कि बच्चे का जो परिवेश है, क्योंकि बच्चे का जो संस्कृति है वो उसके परिवेश से होता है, और बच्चा परिवेश में क्या हो सकता है, या तो सामाजिक तौर पर पिछड़ा हो सकता है या तो आर्थिक तौर पर पिछड़ा हो सकता है। तो जाहिर सी बात है बच्चा किसी भी आधार पर पिछड़ा क्यों ना हो, समावेशी शिक्षा ये कहती है कि उसको साथ लेकर के चलना है, और ये विकल्प क्या कह रहा है कि उसको इग्नोर करने की बात कर रहा है, इसलिए निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। सुसंगत यानी कि बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है, अब मान लीजिए कि एक बच्चा है जो कि जिस लैंग्वेज में मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं उसको नहीं समझ पा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा थोड़ी है कि उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा, नहीं। जब बच्चा नहीं समझ पा रहा है, उसकी मदर टंग अलग हो सकती है प्राइमरी में, और प्राइमरी में एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये कहती है कि बच्चे को उसके मदर टंग में ही पढ़ाना है। अब मान लीजिए कम्युनिकेशन गैप है मेरे और बच्चे के बीच में, तो उस कम्युनिकेशन गैप को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, या फिर लिख करके, या फिर कुछ ऐसी चीजों के माध्यम से बच्चे को बताने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चा समझ पाए। यही बोला जा रहा है सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, तो यह विकल्प पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए, अप्रत्यक्ष निर्देश देना। अप्रत्यक्ष निर्देश का मतलब कि मान लीजिए मैं एक टीचर हूं और मेरे सामने एक बच्चा है जो जिसको कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं डायरेक्टली उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा, ना कि तीसरे बच्चे को बोलूंगा कि जाओ उस बच्चे को ये बोलो कि सर ने ये कहा है। नहीं, अप्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, बल्कि डायरेक्टली मैं बच्चे से कम्युनिकेट करूंगा, तो अप्रत्यक्ष हमेशा निगेटिव होता है। एक ही पांचवा विकल्प देखिए, विद्यार्थियों को स्वायत्ता और लचीलापन देना, ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, यानी बालक स्वतंत्र वातावरण में सीखेगा। ये कैसे पॉसिबल होगा? जब लचीला इन्वायरमेंट होगा और बच्चे को स्वायत्ता दी जाएगी, यानी कि 1, 3 और 5 वाला विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर देखिए 3 में बात की गई है, 1, 3, 5 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टि बाधिता है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी कोई बच्चा है जो देख नहीं सकता है, तो उसकी जरूरत को ध्यान में रखना है, तो एज ए टीचर हम क्या करेंगे ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथा विकल्प दिया गया, बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसे चित्र हो देनी चाहिए। अब बच्चा देख ही नहीं सकता तो उसको चित्र वाली चीजें देख करके हम क्या करेंगे, ये तो बच्चे के लिए सपोर्टिव नहीं है ना, इसलिए गलत हो गया। बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए। मूक फिल्में यानी कि साइलेंट फिल्म दिखाने की बात की जा रही है। तो बच्चा दृष्टिबाधित है, वो देख नहीं सकता लेकिन सुन सकता है, तो अब साइलेंट फिल्म जब दिखाएंगे तो एक तो उसके कान में आवाज जाएगी नहीं क्योंकि फिल्म साइलेंट है, और दूसरा वो देख नहीं सकता, तो वो तो बिल्कुल ही उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा ना, तो ये भी निगेटिव हो गया। पहला विकल्प देखिए, विविध तरीके से दृश्यिक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। दृश्यिक प्रस्तुतिकरण यानी विजुअल प्रेजेंटेशन की बात की जा रही है। जब बच्चा दृष्टिबाधित है, देख ही नहीं सकता, तो हम उसको कैसे दिखा पाएंगे, तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, कई तरह के स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। स्पर्शनीय का मतलब कि जिसे बच्चा टच करके महसूस कर पाए, इसीलिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बच्चा छू करके अक्षरों को पहचान पाए। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट लक्षण है। अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन, दूसरे से बातचीत करने में, और मौखिक संप्रेषण यानी कि बोलने में बच्चे को दिक्कत हो रही है, तो ये किसका लक्षण है। तो देखिए चौथा दिया गया है गुणज वैफल्य, जो कि होता है डिसकैलकुलिया बोलते हैं, तो ये तो उत्तर होगा नहीं क्योंकि इसमें गणितीय क्षमता होती है। पठन वैफल्य यानी कि ये डिसलेक्सिया की बात की जा रही है, तो इसमें पढ़ने में अक्षमता होती है, तो ये भी नहीं होगा। अवधान न्यूनता एवं अतिक्रियाशीलता विकार, तो ये भी नहीं होगा कि इसमें ध्यान बच्चा केंद्रित नहीं कर पाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चे को, प्रॉब्लम है बच्चा बातचीत नहीं कर पा रहा है, तो ये स्वलीनता में होता है। देखिएगा जो अपने में ही लीन बच्चे होते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है दूसरे से इंटरेक्शन करने में, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर के कहती हैं कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से बच्चों में क्या बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है टीचर, ध्यान से समझिएगा। बच्चे को जो मन में आता है, अब बच्चा क्या बनाएगा, अपने
क्रिएटिविटी के हिसाब से ही तो बनाएगा, यानी बच्चा कितना क्रिएटिव है उसी हिसाब से वो चीज़ों को बनाएगा, चिकनी मिट्टी के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए चौथा दिया गया है अनुशासनहीनता। तो क्या बच्चे को जब कुछ बनाने के लिए दिया गया तो क्या अनुशासनहीन होंगे? नहीं होंगे, ये गलत है। और कोई भी टीचर ये थोड़ी चाहेगा कि मेरा बच्चा अनुशासनहीन बने, तो ये गलत हो गया। असहयोग, तो ये भी गलत है। रटना तो हमेशा ही निगेटिव होता है, कभी भी आपको दिख जाए हमेशा आपको गलत ही करना है। एक ही विकल्प बचा सृजनात्मकता, क्योंकि बच्चा अपने मन से क्या बनाएगा, जो उसके मन में आएगा, यानी कितना दूर तक वो सोच सकता है, कितना क्रिएटिव है, यही तो बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सृजनात्मकता सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ध्यान से समझिएगा, बचपन की बात की जा रही है, बचपन अवस्था की। तो पहला विकल्प दिया गया शारीरिक कौशल, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया सामाजिक कौशल, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सामाजिक कौशल बच्चा परिवार में जब जन्म लिया तभी से शुरू हो जाता है, क्योंकि पहली बार जब वो परिवार के संपर्क में आ रहा है, यानी सामाजिकरण वो सीख रहा है। इसके बाद से संज्ञानात्मक क्षमता, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके बाद से संवेगात्मक कौशल, ये भी बात बिल्कुल सही है। क्यों? देखिए, बच्चे का जो संवेग होता है उसके संज्ञान को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी भी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम होगा, चाहे आर्थिक चाहे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम, तो आप पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं लगा पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस समय दुखी होते हैं। दुख क्या है? वो आपका इमोशन है, यानी संवेग है। अब चूंकि आप दुखी थे इसलिए आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे, यानी कि आपका संज्ञानात्मक क्षमता विकसित उससे डिस्टर्ब हो रहा है। और अगर मान लीजिए कि आप खुशी की मुद्रा में, तो आप पूरा फोकस अपने ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा पाते हैं। यानी कि जो संवेग है वो पूरी तरीके से संज्ञानात्मक कौशल को प्रभावित करता है, ठीक है। और ये संवेग कैसे जनरेट हो रहा है? बच्चे के परिवार के वजह से जनरेट हो रहा है, या फिर किसी के वजह से जनरेट हो रहा है, यानी बच्चे का सामाजिक कौशल भी उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ बच्चे को मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई दर्द है, उसके बॉडी में कुछ पेन है, तो भी उसमें निगेटिव इमोशन जनरेट होगा, यानी शारीरिक कौशल भी उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। यानी ये सभी चारों विकल्प जो है वो पॉजिटिव है बचपन अवस्था में, तो ये हमारा उत्तर होगा। लेकिन अगर बात करें अमूर्त तर्क की, तो अमूर्त चिंतन जो होता है वो किशोरावस्था में जाकर के आता है। प्रश्न हमसे बचपन अवस्था के बारे में पूछा गया है, इसलिए, और वो भी प्रारंभिक सालों की बात की गई है, तो इसलिए अमूर्त चिंतन यहां पर उत्तर नहीं हो सकता। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना क्या है? ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। बारंबार वेधन और अभ्यास से होता है। देखिए, वेधन यानी कि ड्रिल की बात की जा रही है। जिस भी विकल्प में आपको ड्रिल दिख जाए वो हमेशा निगेटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, एक ही चीज को बार बार कर रहे हैं। आप कोल्हू के बैल थोड़ी हैं, कोई शिक्षार्थी कोल्हू का बैल थोड़ी है कि वही चीज बार बार रिपीट करेगा। इसलिए जहां पर भी वेधन या फिर ड्रिल दिख जाए वो हमेशा निगेटिव होता है। तीसरा देखिए, इनाम व सजा से होता है, तो इनाम और सजा हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि सजा तो आप दे ही नहीं सकते। एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आरटी एक्ट 2009 सभी सजा को, चाहे वो शारीरिक हो या फिर शाब्दिक हो, पूरी तरीके से निषेध करता है। तो जहां पर भी सजा दिख जाए वो हमेशा निगेटिव होगा। इसके साथ ही साथ इनाम को भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं मान सकते। क्यों? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए एक बच्चा है जिसमें अनैतिकता नहीं है, 3 से 4 साल का बच्चा है, उसको आप 1 गिलास पानी लाने के लिए बोलेंगे तो वो मना कर देता है, नहीं मैं नहीं लाऊंगा। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे कि बेटा 1 गिलास पानी ला दो, मैं आपको एक टॉफी दूंगा, वो तुरंत भाग करके जाएगा और आपको 1 गिलास पानी ला करके देगा। आपको क्या लगता है कि वो आपके कहने से पानी लाया? नहीं, वो इनाम उस टॉफी के लालच में लाया था। लेकिन कभी ना कभी तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब उसका चॉकलेट से, टॉफी से मन भर जाएगा, उसके बाद आप लाख उससे बोलते रहे फिर भी वो पानी ला करके नहीं देगा। इसी प्रकार से अधिगम में भी होता है। अगर बच्चे को हम मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम पढ़ोगे तो मैं तुम्हें साइकिल दिला दूंगा, तुम पढ़ोगे तो मैं चॉकलेट दिला दूंगा, लेकिन वो पढ़ाई अपने मन से नहीं कर रहा है, वो चॉकलेट और साइकिल के लालच में कर रहा था। लेकिन कभी ना कभी तो उसका उस इनाम से मन भर जाएगा और वो पढ़ाई से भागने लगेगा। इसलिए इनाम भी थोड़ा निगेटिव सेंस में ही देखा जाता है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, जानकारी के भंडारण और उपयोजन से होता है। उपयोजन यानी कि रिट्रीवल, यानी कि इंफॉर्मेशन को हम माइंड में स्टोर करते जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर उसको रिट्रीव कर रहे हैं, तो ये हमेशा निगेटिव होगा। क्यों? ध्यान समझिएगा, हमारा माइंड कोई स्टोरेज डिवाइस थोड़ी है जिसमें हम पेन ड्राइव लगाएं और चीज़ों को उसमें डालते चले गए। हमारे माइंड की भी क्षमता है, बहुत चीज़ें हम नहीं याद कर सकते। आप याद करिए, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में अगर आप यूपी बोर्ड से होंगे तो आपने फॉरगेटिंग एक चैप्टर पढ़ा था इंग्लिश में। यानी कि माइंड हमारा ऐसा है कि हम पुरानी चीज़ को भूलने लगते हैं, और वो भूलना जरूरी भी है। नहीं तो हमारा माइंड अगर इतने डेटा को भर लेगा तो पूरा एक तरीके से आदमी पागल हो जाएगा। इसलिए भंडारण निगेटिव सेंस में देखा जाएगा, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, अन्वेषण एवं अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अन्वेषण यानी कि खोज की बात की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अन्वेषण के ही माध्यम से, खोज के माध्यम से, और अंतःक्रिया जो लेव वाइगोस्की का टर्म है, जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि बच्चे एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, यही बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर 2 सटीक जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षिका एक बच्ची जो अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है और उसे इशारे देती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ध्यान से समझिएगा, उसको इशारों के माध्यम से मदद की जा रही है टीचर के द्वारा, और किसी भी प्रकार की मदद स्कैफोल्डिंग या फिर जेडपीडी के अंतर्गत आता है। स्कैफोल्डिंग जिसे हिंदी में पाड़ बोला जाता है। यही विकल्प लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा उस पर रीजन दिया गया है, उसका रीजन दिया गया है और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने, संवादात्मक यानी कि कम्युनिकेटिव इंटरैक्टिव कक्षा बनाना चाहती है, बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है, यानी बच्चों के परिवेश से उदाहरण जोड़ करके बच्चे को बताती है। आगे देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प सही है। देखिए, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके पढ़ाना चाहिए। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि प्राइमरी के बच्चों में बच्चों को पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट। ये बच्चे बॉल, एप्पल और कैट अपने परिवेश में देखे हुए हैं और उस परिवेश से देखी हुई चीज़ों को जोड़ करके बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाया जा रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चे जो मूर्त अवस्था में चीज़ों को देखते हैं उसके बारे में अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और उससे जोड़ करके पढ़ाया जाएगा बच्चे को, तब वो अर्थपूर्ण होगा। यही हमसे बात बोला जा रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और क्यों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? वो इसलिए निभाती है क्योंकि बच्चे के आसपास के वातावरण शामिल करेंगे तो जाहिर सी बात है वो उसको अर्थपूर्ण तरीके से सीख पाएगा। यानी कि शामिल करना चाहिए, ये बात सही है। और क्यों शामिल करना चाहिए? क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि ए और आर दोनों सही है और जो आर है वो ए की सही तरीके से व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? बाधा उत्पन्न करना यानी ये प्रश्न निगेटिव सेंस में। जब भी प्रश्न निगेटिव सेंस में पूछा जाएगा तो उसका उत्तर भी निगेटिव वाला ही विकल्प होगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। समस्या को सही से पहचानना। जब किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा कि 2 + 2 कितना होता है, आप इसका उत्तर 4 तभी बता पाएंगे जब इस प्रॉब्लम को आप समझे रहेंगे। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि पहले आपने 3 टॉफी खरीदा, फिर आपने 2 टॉफी खरीदा, टोटल कितनी टॉफी हो गई? अगर आप इस प्रश्न को समझ ही नहीं पाएंगे तो आप इसका उत्तर कैसे बता सकते हैं? यानी प्रॉब्लम को समझना पॉजिटिव सेंस में है। जो पॉजिटिव होगा वो हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है। तीसरा देखिए, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना। ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है। जैसे कि आप किसी भी किताब में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आप क्या करते हैं? उदाहरण को देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो उससे मिलता जुलता है और उसके माध्यम से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो ये बात तो पॉजिटिव हो गई। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था। चौथा देखिए, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक माफ कीजिएगा, दूसरा देखिए, समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना। यानी कि बच्चे अगर समस्या को सही से समझ पा रहे हैं तभी तो उसको परिभाषित कर पाएंगे। यानी ये भी पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, चौथा विकल्प देखिए, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना। यानी कि हम रिजिड है कि हम इसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है उस तरीके से, फिर भी बच्चा रिजिड है कि नहीं मैं इसी तरीके से सॉल्व करूंगा, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आएगी, यानी बाधा उत्पन्न होगी। ये निगेटिव है, चूंकि निगेटिव वाला ही हमसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में फिर से एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा उसका रीजन दिया गया और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां, त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। देखिए, अगर बच्चे कुछ गलती कर रहे हैं, यानी कि कोई कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया और बच्चे उस कॉन्सेप्ट में गलती कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब यह है कि मैं एज ए टीचर फेल हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं किसी भी चीज़ को, नए चीज़ को सीखने के संदर्भ में, और अगर उनको सही शिक्षण विधि के माध्यम से पढ़ाया जाए तो बच्चे सीख सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, कुछ त्रुटि कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, यानी वहाँ पर शिक्षक फेल हो रहा है। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों की भी असफलता है, तो ये विकल्प निगेटिव कर दे रहा है। क्योंकि बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा है तो वहाँ पर विद्यार्थी की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि जीन पियाजे ने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। बच्चे सीखने के लिए तैयार है, बशर्ते उसको सही विधि से पढ़ाया जाए। यहाँ पर टीचर उसको सही विधि से नहीं पढ़ा रहा है, इसलिए नहीं सीख पा रहा है। यहाँ पर बच्चे की कोई भी गलती नहीं होगी, तो ये चूंकि बच्चों को भी असफलता का कारण बता रहा है, इसलिए ये विकल्प निगेटिव हो गया। तर्क देखिए क्या दिया जा रहा है, बच्चे में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है, तो ये विकल्प पहले ही निगेटिव हो गया, क्योंकि जीन पियाजे ने उनको नन्हा वैज्ञानिक कहा था। अब आप खुद सोचिए, जो वैज्ञानिक है क्या वो सोच नहीं सकता? ये यहीं पर गलत हो जा रहा है, यानी ए और आर दोनों गलत है। चौथे विकल्प में देखिए ए और आर दोनों गलत है, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से
कौन सा भाव नहीं है, यानी कि कौन सा इमोशन नहीं है। चारों विकल्प को देखिए, कौन सा इमोशन नहीं है। देखिए भय एक इमोशन है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा गया है। प्यार भी एक इमोशन होता है, क्रोध भी इमोशन होता है, लेकिन स्मृति यानी कि मेमोरी जो होता है वो इमोशन नहीं है। मेमोरी इमोशन नहीं है, और यही हमसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है। आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंटरनल मोटिवेशन की बात की जा रही है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, तो हर एक प्रयास की प्रशंसा करने की बात की जा रही है। देखिए बच्चे को मोटिवेट करने के लिए जाहिर सी बात है उनका थोड़ा बहुत उत्साहवर्धन के लिए प्रशंसा जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उसकी हर बात का प्रशंसा करें। हर एक प्रयास करने का मतलब कि अगर बच्चा कुछ गलत भी कर रहा है तो भी आप उसका प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये तो निगेटिव हो गया ना। मान लीजिए कि बच्चा किसी को गाली दे दिया कक्षा में, तो वो भी उसका एक प्रयास ही कहा जाएगा। प्रयास कहने का मतलब कि बच्चा कुछ भी कर रहा है तो वो उसका प्रयास होगा। अब गाली देने पर हम उसकी प्रशंसा थोड़ी करेंगे, तो ये विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखिए, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, दंड किसी भी प्रकार से निगेटिव होगा, चाहे वो शारीरिक हो या फिर शाब्दिक हो, ये गलत हो गया। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर के। देखिए अगर हम लोग पॉजिटिव कंपटीशन की बात करेंगे, पॉजिटिव सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन केवल प्रतिस्पर्धा की जब बात आएगी तो वो हमेशा निगेटिव होगा। आप खुद सोचिए, पहले प्रश्नों में मैंने आपको बताया है कि समावेशी कक्षा में होने की वजह से एक दूसरे बच्चे का कंपटीशन नहीं कराया जा सकता। मान लीजिए कि एक दौड़ प्रतियोगिता हो रही है जिसमें एक शारीरिक रूप से विकलांग बालक है और दूसरा नॉर्मल बालक है, तो क्या मैं दोनों को एक साथ कंपटीशन करा सकता हूं? नहीं करा सकता, इसलिए बढ़ावा नहीं दे सकते आपस में बच्चों का, इसलिए ये गलत हो गया। एक ही विकल्प बच्चा, बच्चे को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। देखिए आपने पढ़ा होगा कि बच्चे जिस भी काम में रुचि लेते हैं उसको करने के लिए तत्पर रहते हैं। रुचि लेना यानी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब आएगा? जब बच्चे उसमें आनंद लेंगे। आनंद लेने से बच्चे में इंटरेस्ट जनरेट होगा और उसकी वजह से बच्चा खुद उस काम को करने के लिए इंटरनली मोटिवेटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बच्चे के अधिगम को क्या करता है। देखिए बच्चा जितना शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहेगा और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहेगा वो उतना ही अच्छे तरीके से सीख सकता है। ठीक है, पहला विकल्प देखिए, कहा जा रहा है कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास उसके संज्ञानात्मक को प्रभावित नहीं करता है, तो ये तो गलत हो गया ना। इसलिए गलत हो गया क्योंकि आप खुद सोचिए कि बीएड बीटीसी में आपको क्यों बच्चों को शारीरिक विकास, उसके संवेगात्मक विकास, मानसिक जिसे हम लोग संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर बच्चा शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो वो चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं सीख सकता। और ये विकल्प कह रहा है कि प्रभावित नहीं करता, तो गलत हो गया। में बाधा डालता है तो ये भी गलत है। से संबंधित नहीं है तो ये भी गलत है। को सुसाधित करता है यानी कि फैसिलिटेट करता है। बच्चा जितना शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहेगा और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहेगा उतने अच्छे तरीके से सीख सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? सुसाधित करता है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए हैं, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारण को कर रही है? रूही खुद मान रही है कि वो ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, यानी खुद से कोशिश नहीं की थी, सही से पढ़ाई नहीं की थी। तो पर्यावरणीय कारक तो होगा नहीं, योग्यता की कमी नहीं होगी, क्योंकि वो ये मान रही है कि वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, यानी उसमें योग्यता है लेकिन उसने कोशिश नहीं की। कठिन भाग्य तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो भाग्य पर डिपेंडेंट नहीं है। वो खुद मान रही है कि वो ठीक से पढ़ाई नहीं की है, तो भाग को वो दोष नहीं देगी बल्कि अपने कोशिश की कमी को दोष देगी। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है इस प्रकार के वीडियोस बनाने के संदर्भ में। और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं पूरे सभी शिफ्टों का पेपर सॉल्व करा दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सभी पेपर का डेडिकेटेड लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।